बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल जाते जाते किया था फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और उसका एक प्रोसेस हमने कर लिया था, एक मेथड हमने कर लिया था, दैट वाज हाफ लाइफ मेथड। आज हम इसका बेटे दूसरा मेथड करने जा रहे हैं, दैट इज मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। ठीक है जी। दिस इज मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। इसमें बेटा किया क्या जाता है, एक रिएक्टेंट के अलावा बाकी जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनको लार्ज एक्सेस में लिया जाता है और जिस की कंसंट्रेशन एक्सेस में नहीं दी जाती उसको हम कहते हैं कि इसकी हमने कंट्रोल्ड कंसंट्रेशन। इसकी एग्जांपल पहले समझिए। आप आ जाइए पेज नंबर 320 पे और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वाला जो हेडिंग है उसमें बेटे थर्ड पैराग्राफ में आ जाए। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी नाइसली अंडरस्टूड बाय दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। रिएक्शन हमारे पास बेटा ये है 2NO plus 2H2 that give rise to 2H2O plus N2. This is the reaction. अब क्या इन दिस रिएक्शन 4 moles of reactants, अगर आप गौर कीजिए इधर इसके बेटा कितने मोल्स हैं, दे आर 4 moles और इधर कितने मोल है बेटे, दे आर 3 moles। 4 moles of reactants कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें बेटा, 3 moles of प्रोडक्ट्स। तो अगर ये गैस फेज में रिएक्शन है तो बेटा 4 मोल्स गैस का प्रेशर हाई होना चाहिए अगर क्लोज कंटेनर है, और नेसेसरली गैस का रिएक्शन है तो क्लोज कंटेनर नहीं होगा, और ये 3 मोल है अगर तो इसका प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए। यानी जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो देयर विल बी ड्रॉप इन प्रेशर। जो प्रेशर है रिएक्शन मिक्सचर का वो बेटे कम होता चला जाएगा। क्या कहता है, the rate of the reaction between NO and H2 at 800 degrees centigrade are studied by noting the decrease in pressure। तो इन्होंने हमें कहा है कि ये जो जितना प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा उसके आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप नोट करते जाएं तो दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो हमें टेबल दिया है, टेबल में इन्होंने प्रेशर नहीं दिया, टेबल में इन्होंने हमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन दी। अब जरा टेबल पे नजर दौड़ाइए, दिस इज योर टेबल। इसमें 2 रिएक्टेंट हैं और तीसरे में रेट ऑफ रिएक्शन। पहले में NO की कंसंट्रेशन दी हुई है, बदतमीजी में बात प्रेशर की कर रहे हैं, दी कंसंट्रेशन हुई है। दूसरे में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी हुई है और तीसरे में दिया हुआ है रेट। अब जरा गौर फरमाइए डाटा किस तरह का है। कहते हैं पहले 3 एक्सपेरिमेंट्स में इसकी कंसंट्रेशन 0.06 ही रखे थे और इसकी कंसंट्रेशन 0.01 से 0.02 बढ़ाते हैं, कितनी की है, डबल। तो रेट कितना हुआ है जरा गौर कीजिए, 0.025 से रेट हो गया 0.050, यानी रेट भी डबल हो गया। मैंने आपको बताया था ये कि अगर कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो रहा हो तो इसका मतलब होता है रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। अब आप देखिए कंसंट्रेशन ट्रिपल की तो रेट ट्रिपल हो गया। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ये फर्स्ट ऑर्डर। अब अगली सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। अगली सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, इसकी कंसंट्रेशन 0.09
मॉडल ली गई है। ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल किया गया है, पहले 0.1 और फिर 0.2। अगेन इसकी कंसंट्रेशन डबल की गई। अब आ रही, ये गिर गया था, नीचे चला गया था। तो शेर खान, आर यू देयर? हेलो जी गुलशेर, आवाज आ रही बेटे? ये सब आए थे, ये वहां से हैं, वहां कैंट से, वो मेरी आवाज नहीं सुन रहे थे। अब्दुल्ला, आवाज आ रही बेटे आपको? खान साहब? यस सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। वो फिर उसका अकेले का ही मसला होगा, वो वहां से, ये नए स्टूडेंट है। अब ठीक है सर, ओके ओके। ओके बेटे जी। बेटा अब हम क्या करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा। हमने कंसंट्रेशन की है डबल, कंसंट्रेशन डबल करने पर ये जरा गौर फरमाइएगा, हमारा रेट जो है 0.0625 पहले था और बाद में हो जाता है 0.025। क्या किया गया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो रेट जो है वो हुआ है, यानी 4 गुना बढ़ गया है। और अगर कंसंट्रेशन 0.03 कर दें, यानी कंसंट्रेशन आपने 3 टाइम्स की है, तो इंटरेस्टिंगली रेट जो है वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, हाउ 9 टाइम्स। ये देखिए, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, जरा आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा। यहाँ आपने कंसंट्रेशन इससे 3 गुना बढ़ा दी, तो यहाँ इससे इसमें जो इजाफा है वो 9 गुना, 9 टाइम्स हो गया। कंसंट्रेशन डबल करने पर, ये डबल की थी, रेट 4 गुना बढ़ा। कंसंट्रेशन ट्रिपल करने पर रेट 9 टाइम्स बढ़ा। तो तवज्जो फरमाइएगा, दैट मीन्स के रेट विद रिस्पेक्ट टू NO जो है, देखिए कंसंट्रेशन डबल की 2 रेज टू पावर 2, दैट इज 4। कंसंट्रेशन ट्रिपल की, ये वाली, ये मेरा पेन आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा होगा, ये 0.01 से 0.03 मीन ट्रिपल कर दी। तो कंसंट्रेशन ये 9 टाइम्स, इसको 9 से जरूर दें तो ये जवाब बनेगा। तो 3 रेज टू पावर 2 दैट इज आल्सो 9। दैट मींस कि यहाँ पर ये पावर 2 निकली है और ये पावर 2 निकली है। बेटा जी, हमने कंसंट्रेशन को जब ट्रिपल किया है तो रेट 9 टाइम्स बढ़ा, यानी 3 रेज टू पावर 2 9। कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट जो है वो 4 टाइम्स बढ़ा, यानी 2 रेज टू पावर 2, यानी एवरी टाइम इसकी जो पावर है वो 2 है। जी मुजक्की भाई, सलाम अलैकुम भाई। जी जी सर, सलाम अलैकुम। कोई बात नहीं, ओके। जी
अब आप इसको जब आप सम अप करेंगे दोनों रेट्स को, तो वो कुछ इस तरह से बनेगी सूरत हाल कि रेट आपके पास हो जाएगा कि हाइड्रोजन की बेटा पावर 1 रहेगी और NO की जो है वो पावर 2 हो जाएगी। यानी हम रिएक्शन को कहेंगे इट इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to hydrogen and second order with respect to NO। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर ओवरऑल। ठीक है जी। अब मेरा बेटा जो पिछला पेज नंबर 319 है जहां मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस लिखा हुआ है, इसकी बेटा पहले 2 पैराग्राफ आप यहां से पिक करेंगे जब मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस लिखेंगे। ये जरा पहला पैराग्राफ की लाइंस पढ़िएगा। इन दिस मेथड वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन वेरी स्मॉल अमाउंट, वो हमने वेरी स्मॉल अमाउंट में पहले ये हाइड्रोजन ली थी ये, एंड द रेस्ट ऑफ द रिएक्शन जो वो ज्यादा लिए जाते हैं। दूसरा रिएक्टेंट ये था तो वो हमने 0.06 इसकी निस्बत के 6 गुना ज्यादा लिया था। द एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंस इन द लार्ज एक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट। आप देखिए जो लार्ज एक्सेस में लिया हुआ है उसकी हर दफा मिकदार हमने कांस्टेंट रखी हुई है पहली 3 से ये। द सब्सटेंस टेकन इन द स्मॉल अमाउंट, ये जो स्मॉल अमाउंट में कंट्रोल द रेट और ऑर्डर उसकी हिसाब से नोट किया गया। तो बेटा इसको डबल किया, पावर सॉरी कंसंट्रेशन डबल की, रेट भी डबल हो गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर पावर 1। The reason is that a small change in concentration of substance taken in small amount affect the rate more effectively या appreciably। यहाँ तक आपने ब्रेक लगा देना। ठीक है, यहाँ से आपने जंप ओवर कर जाना है पेज नंबर 320 में आपकी बुक के, और वहां आपने जहां से मैंने डिस्कशन शुरू किया था, आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 320 है ये वाला। तो यहाँ पे ये जो जगह है, इस जगह से आपने इसको जो है वो स्टार्ट करना। यहां से लेके आपको एक जगह पे ये वाला जो रिलेशन है बेटा, ये जो हमने प्रूव किया रेट वाला, ये नजर आ रहा होगा पेज नंबर 321 पे। ठीक है, वहां तक और आगे क्या लिखा हुआ है, हेंस द रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर 1। ओके, द फाइनल इक्वेशन फॉर द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन, और यही इसकी फाइनल इक्वेशन है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द रेट लॉ कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ 2 लगा हुआ था, यहाँ भी 2 लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं हुआ। ठीक है, इस इक्वेशन को बेटा जी हम कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। खुशेर आप बोल सकते हैं बेटा? यस सर। हाँ, आपकी केमिस्ट्री, वालेकुम सलाम बेटे, आपकी केमिस्ट्री यही है वहाँ पे? जी जी यही है सर, कोर्स कंटेंट यही है, बस बोर्ड डिफरेंट है। आपका वो बोर्ड है फेडरल? जी सर। अच्छा, ठीक हो गया। तो अभी तो मैं इस वक्त फर्स्ट ईयर की क्लास में, उसके बाद सेकंड ईयर की क्लास इसी के बाद ही कंटिन्यू करेगी, एंड दैट विल बी एट 2:30। ठीक है, अभी कोई 7-8 मिनट के बाद आप कह लें। ठीक है, ओके सर। ओके, तो मुझे आप ना मतलब 2:45 पे होगी, तो आपने मुझे ना बता देना है अगर आपकी कोई पर्सनल भी अगर कोई इश्यूज हैं। आपके पापा ने तो मुझे कुछ बताया था, तो आप जरा इफेक्टिवली बता देना कि ये चीजें मेरी कमजोर हैं। ठीक है, तो रूटीन में आप केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी अवेलेबल है, आप जिस क्लास में चाहे आ सकते हैं, आपको सारा वो डाटा मैंने दिया हुआ है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वो आप देख रहे, ये ध्यान रखना कि कौन सा टीचर ना कहाँ चल रहा है, तो अपना तारुफ जरा करवा देना। ठीक है, हर टीचर को कि मैं भट्टी साहब की क्लास फेलो का बेटा हूँ जी, एंड आई एम फ्रॉम बा, और मैंने फेडरल बोर्ड से किया हुआ है, और ये मेरे कुछ इश्यूज है। ठीक है ना? ओके बेटे, ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, चले आगे हम बेटे कंटिन्यू करते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन तक जहां आ गई ना बात
it should be kept in mind that rate law cannot be predicted from the balanced chemical equation. यही बात मैं ये कह रहा था कि ये जो पावर्स है ना, ये वाली जो यहाँ हमने लगाई है, ये हमने लगाई है बेटा जी इनके हिसाब से, ये देखिए ये इनके हिसाब से, ठीक है। और ये पावर्स का इनके साथ कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। यहां तक आपने इसको फुल स्टॉप कर, ओके। ये जो मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस है मैंने आपको गाइड कर दिया, कुछ हिस्सा उसका वहां से पिक करना है और फिर बाकी हिस्सा इसका मैंने आपको गाइड कर दिया। अच्छा होता ये है, ये 4 नंबर का आता है जब भी आए बोर्ड में, ठीक है। अजीब बात लोग क्या करते हैं, वो ये समझते हैं, ऐसे बगलोल बच्चे हमारे यहाँ पाकिस्तानी, वो ये समझते हैं वो इतना क्या आएगा, वो 4 नंबर का आया हुआ है, ठीक है। और मैं कभी कभी कुर्बान जाऊँ, हमारे यहाँ किताबें और नोट्स वगैरह लिखने वाले लोग जो हैं, आप उठा के देख ले, वो सब ने ऐसे ही लिखा हुआ है, मक्खी पे मक्खी मारी हुई है, जैसे बुक के अंदर लिखा हुआ वैसे ही उठा के दे दिया हुआ है। ये ऐसे नहीं हुआ करता, इसके लिए बाकायदा जो है ना, ये इसका आंसर हमें खुद से बनाना पड़ता है, ठीक है। ये पक्की पकाई चीज नहीं है। अगर कोई समझदार बंदा पेपर बनाए और वो लॉन्ग में पार्ट डालना चाहे तो वो ये वाले इस तरह के हिस्से लॉन्ग में डालेगा, तो वो कौन कर पाएगा जिसको समझ पूछ है। जी बेटा अगली स्लाइड पे हम चलते हैं और हम अगला हमारा जो सेक्शन है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इनमें सबसे पहला जो है दैट इज नेचर ऑफ रिएक्शन। जिस तरह हमने ये चैप्टर की शुरुआत की थी रिएक्शन काइनेटिक्स वाले, जब भी आप इस चैप्टर का आगाज करते हैं तो वहाँ पे हमेशा ये बताया गया होता है जनाब फलां जो है वो रिएक्शन बहुत तेजी से होता है, फलां रिएक्शन बहुत स्लो होता है। जैसे बहुत तेज जो रिएक्शन है वो कौन सा है, एक एसिड बेस रिएक्शन, आप एसिड को बेस से मिलाएं फड़क फारक। स्लोएस्ट रिएक्शन पे लोहे को जंग लगना, आयरन की करोजन रस्टिंग जिसे आप कह लें, वेरी स्लो केमिकल प्रोसेस है। ना तो बहुत तेज जो है रिएक्शन उनका रेट स्टडी किया जाता है और ना ही बहुत जो स्लो रिएक्शन है उनका रेट स्टडी किया जाता है। तो याद रखिए रेट हमेशा जो स्टडी किया जाता है वो मॉडरेट रिएक्शन का किया जाता है। मॉडरेट मीन्स ना वो बहुत तेजी से होते हो और ना ही वो बहुत स्लो होते हैं। अगर आप गौर कीजिए तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में वो पहली बात यही कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर। जैसे यहाँ पे ग्रुप 1A में आपको पता है ग्रुप 1A कौन सा होता है, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s1 सोडियम 11 एटॉमिक नंबर होता है। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। इनकी क्या कोशिश होती है, ये फटाफट ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को देने के चक्कर में होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करने का रुझान रखते हैं, बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, हम इनके बारे में कहते हैं दीज आर वेरी रिएक्टिव। और अगर आप ग्रुप 2A ले लें, सोडियम के बिल्कुल साथ राइट साइड पे मैग्नीशियम है, दैट इज एटॉमिक नंबर इज 12। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2। बेटा इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। आपको इस बात का इल्म होगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन द पीरियोडिक टेबल तो सोडियम पहले आता है, सोडियम के अगले ही जगह पे मैग्नीशियम आता है। पीरियोडिक टेबल में दोनों आगे पीछे। सोडियम के न्यूक्लियस में बेटे 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन, सॉरी गलती कर दिया, मुझे दोबारा रिपीट कर देने दे। सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन और बाहर 11 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन और बाहर 12 ही इलेक्ट्रॉन। 11-11 में अट्रैक्शन कम होती है, 12-12 में अट्रैक्शन ज्यादा होती है।
जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो हम ये कहेंगे कि इसके ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे हैव बिकम मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। सोडियम का एटम अगर इतना बड़ा है तो मैग्नीशियम का एटम थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो न्यूक्लियस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी रिमूव नहीं होंगे जितना सोडियम का हुआ। सोडियम का आसानी से होता है, लेकिन जब आप मैग्नीशियम से निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा देता है। तो मैग्नीशियम में से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूं। यहाँ निकालने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए दैट इज 496 किलो जूल पर मोल, और यहाँ जो एनर्जी चाहिए दैट इज 738 किलो जूल पर मोल। ये सिर्फ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। तो होगा क्या, मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा, हम कहेंगे मैग्नीशियम इज रिलेटिवली लेस रिएक्टिव, ठीक है, और सोडियम जो है उससे ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। इसी तरह से न्यूट्रलाइजेशन एंड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस दे आर वेरी फास्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा, मैंने आपको अभी बताया, एसिड प्लस बेस कोई भी हो दैट गिव्स यू salt plus water, so this is neutralization reaction. Similarly बेटा अगर आप बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन, वो दो साल्ट आपस में अपने आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं, जस्ट लाइक AgNO3 और NaCl का रिएक्शन, AgCl बन जाता है और बेटा NaNO3 बन जाता है। दिस इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहता है ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द रिएक्शंस जिसमें बॉन्ड्स रीअरेंज होते हैं। बॉन्ड्स रीअरेंज मींस कि कुछ बॉन्ड टूटते हैं, कुछ नए बनते हैं, और वो जो रिएक्शंस होते हैं उनमें रिडॉक्स रिएक्शंस भी आ जाते हैं, वो निस्बतन स्लोअर होते हैं, ठीक है। और मैंने आपसे क्या कहा, आप इसी के दौरान ये बात हमारे पहले पेज पे भी मौजूद है कि हमेशा रिएक्शन काइनेटिक्स स्टडी की जाती है जो मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं। मॉडरेट नहीं कि ना वो बहुत तेजी से हो ना वो इतने स्लो हो, बल्कि वो दरमियानी सी स्पीड से आगे को बढ़ रहे हैं। जी बेटा, अगला जो हमारा फैक्टर है अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हमने मेजॉरिटी इसका काम कर लिया है थोड़ी देर पहले, ठीक है, क्योंकि इसका एक सेक्शन वो हिस्सा था पिछले टॉपिक का, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। वैसे मैं आपको एक आम बात बताऊं, जिस तरह के हमारे यहाँ पाकिस्तान में आजकल साहिब इल्म लोग आ रहे हैं ना, जिस तरह के पेपर सेटर, इनका कोई पता नहीं है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस जो है वो 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में डाल देगा, तोड़ा जाएगा, ठीक है। सो कुकूज, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया हो तो फिर वो आपने उतना की लिख देना जितना पहले वाले सेक्शन में लिखा हो, ठीक है, लेकिन बेसिकली इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटे आगे हम बात को बढ़ाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, भाई सीधी सी बात है, अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे दे विल कोलाइड मोर विद ईच अदर। मैंने कल लेक्चर के दौरान एक बात बताई थी, वो इसी से मुंसलिक थी कि रिएक्शन तब होता है जब मॉलिक्यूल्स आपस में एक खास ओरिएंटेशन में, एक खास तरतीब में कोलाइड करें। अगर आपको याद हो, मैंने इस तरह से कहा था दिस इज H2 एंड दिस इज Cl2, और ये अगर इस तरह से आपस में टकराएंगे सिर्फ इस डायरेक्शन में, इस एंगल पर, तो रिएक्शन होगा। ये ऐसे टकरा जाए तो रिएक्शन नहीं होगा, ये देख लें आप, ठीक है जी। ये सिर्फ इस सिमत में बिल्कुल पैरेलल ऐसे टकराए, इसका मतलब ये होगा, एक बात और सामने आ गई कि मॉलिक्यूल तो फिर आपस में बहुत अन्य बार टकराते होंगे, बिल्कुल जनाब, बहुत ज्यादा लातादाद कोलिजन्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव मीन जो भाई एक खास सिमत में आपस में आके टकराए, जिसके नतीजे में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है। हर एक के नतीजे में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता। अगली बात, अगर मॉलिक्यूल्स
थोड़े हैं, उनकी कंसंट्रेशन कम है, तो सर्टनली फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लोअर होगा। और अगर मॉलिक्यूल ज्यादा है, उनका रश है, वो आपस में ज्यादा टकराएंगे, तो रिएक्शन ज्यादा होगा। जैसे आजकल हम कह रहे हैं कि भीड़ से दूर रहे, कोरोना का खतरा है। जितना ज्यादा टकराएंगे, जितना लोगों से मेल जोल रखेंगे, उतना ही खुदा न खास्ता कोरोना के फैलने का खदशा ज्यादा होगा। ठीक है जी, तो आगे हम बात को बढ़ाते हैं। बातों में उधर भी तस्करा हो गया। जरा बुक के ऊपर ध्यान दीजिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कहता है रिएक्शंस आर ड्यू टू कोलिजन। जब तक कोलिजन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। जब तक मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे नहीं, तो देयर विल बी नो रिएक्शन। और वो टकराना भी मैंने कहा अन्य वहाँ नहीं है, एक खास डायरेक्शन में, एक खास ओरिएंटेशन में टकराएंगे, तो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। कल हमारे लेक्चर में ये बात, जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं अटेंड किया था, वो हमारे वेब पे afaaqfoundation.com में मीडिया के सेक्शन में नीचे लेक्चर सारे मौजूद हैं, वो जरा देख लीजिएगा, वहां से उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी विद विच द मॉलिक्यूल्स कोलाइड डिपेंड ऑन देयर कंसंट्रेशन। भाई अगर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है तो थोड़े टकराएंगे, अगर कंसंट्रेशन भीड़ ज्यादा है तो फिर ज्यादा टकराएंगे। The more crowded the molecules are, the more likely they to collide with each other and react with one another. Thus, increase in concentration से rate of reaction बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आगे चल के कहना, फॉर एग्जाम्पल कंबस्शन। मेरा नहीं ख्याल आंसर बेटे मौजूद है आप? जी सर। आंसर आप कभी सुनार के पास गए हैं? नो सर। नहीं गए। हाँ भाई उमैर, अब्दुल्ला? नो सर। नहीं गए। चले, गैस वेल्डिंग होती देखी कभी किसी ने? देखिए सर। गैस वेल्डिंग आमतौर पे खुदा ना खास्ता गाड़ी कहीं ठुक जाए, तो वो गाड़ी को जब वो सीधा पदरा कर रहे होते हैं, उसकी डेंटिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त वो एक फ्लेम होता है, वो गैस की वो चलता है, वो फ्लेम होता है इथाइन का। सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे, तो कुछ शेर है वो सेकेंड ईयर में पढ़ी हुई। इथाइन बहुत हाई फ्लेम का टेम्परेचर होता है, अबाउट 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ ये आपको बताता चलूँ कि वो जो क्या नाम है, इथाइन जब जल रही होती है, जब आप पहला उसका फ्लेम जलाते हैं तो उसका येलो फ्लेम होता है, फिर पीछे से ऑक्सीजन खोलते हैं, ऑक्सीजन खोलने से उसके अंदर ब्रिस्कनेस, उस फ्लेम की शिद्दत बढ़ जाती, तेज हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन खेले और शू करके तेज हो जाता है। दैट मीन्स कि कंबस्शन अगर नॉर्मल एयर में हो रही हो तो वो और है, तो अगर एक्सेस ऑफ एयर या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही हो तो वो कंबस्शन बहुत तेज हो जाती है। आप में से बहुत सारे जो आजकल जो लोग हैं, उनका तजर्बे में वो नहीं आता रेलवे स्टेशन पे पकौड़े खाना। एक जमाना था लोग ट्रेन में सफर किया करते थे, तो ट्रेन पे जब भी सफर करें तो रेलवे स्टेशन पे पकौड़े, नान, समोसे, ये इस तरह की चीजें वाफर मिकदार में मिला करती। आजकल सारी चीजें एलपीजी पे कन्वर्ट हो गई हैं। एलपीजी मीन वो गैस सिलेंडर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो हमारे जमाने में लिक्विड पेट्रोलियम गैस इतनी कॉमन नहीं थी, मट्टी का तेल होता था, तो मट्टी के तेल के साथ भी एक सिलेंडर सा लगा के उसमें वो हवा वाला जो नहीं होता था जिससे साइकिल में हवा भरते, तो वो उससे हवा भर के उसकी कंबस्शन को तेज करते थे, उससे फ्लेम तेज हो जाता था। जब फ्लेम तेज हो जाता है तो फिर टेम्परेचर ज्यादा होता है, आग ज्यादा तेज हो जाती है। ठीक है, तो यही वो बात यहाँ पे बता रहा है कि कंबस्शन दैट हैपेंस स्लोली इन एयर, हवा में 21% ऑक्सीजन है, वो स्लोली होती है। तो अगर आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, उसका प्रेशर बढ़ा दें एयर का, तो फिर वो जो आप कह लें कि जो कंबस्शन है वो तेज हो जाए। Similarly, limestone, what is limestone? That is CaCO3, सॉलिड होता है। कहता है अगर आप इसका डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये निस्बतन स्लो रिएक्ट करता है, और अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लें तो इसका रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो
इसी तरह से एक और रिएक्शन का तस्करा किया गया है, दैट इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दैट गिव राइज टू 2HCl। ठीक है, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन का प्रेशर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो भी बढ़ जाता है। वो 0.15 से 1 ATM किया जाए तो इसका रेट जो है ना वो तेज हो जाता है इसकी फॉर्मेशन का। अगला सेक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके, पेज नंबर 321 पे आ जाए डायरेक्ट, जहां हमने इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन पिछली स्लाइड पे, ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो था ये वाला, ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया पेज 321 पे, उससे आगे 2 लाइनें भी हो गई। अच्छा, ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये मैं थर्ड स्लाइड पे जाऊंगा। रिएक्शन है हमारे पास 2NO प्लस H2 2H2 सॉरी 2H2O प्लस N2। दिस इज द रिएक्शन। इसका हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन जब निकाला तो वो आया कि हाइड्रोजन और NO के लिहाज से उसकी ताकत 2 आ गई, हाइड्रोजन के लिहाज से उसकी पावर 1 है। ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है ये हमें हेल्प करता है इन डिवाइजिंग मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म बेटा इससे निकलता है कैसे? हमने मैकेनिज्म में एक स्टेप पढ़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। आज से 2 लेक्चर पीछे ये तस्करा हुआ था। रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होता है? वो रिएक्शन का स्टेप जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो हम दूसरे लफ्जों में कह दें कि रिएक्शन का वो स्टेप जो सबसे स्लो होता है, जो ढीला तरीन होता है, दैट इज रेट डिटरमिनिंग। अब रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बेटा यहां से निकलते हैं, यहां से। ये कैसे? 2NO प्लस हाइड्रोजन, स्लो स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप स्लो ही होता है। क्या बना देगा बेटा? N2 प्लस H2O2। अगले स्टेप में क्या होता है? ये H2O2 बहुत फास्टली एक और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाता है और ये बना देगा 2 मोल्स ऑफ H2O। जब आप इन दोनों को सम अप करेंगे बेटा, जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये H2O2 इस H2O2 से कट जाएगा। ऐसी स्पीशी जो किसी रिएक्शन में ना रिएक्टेंट में मौजूद हो ना प्रोडक्ट में मौजूद हो, लेकिन जब रिएक्शन मैकेनिज्म डिवाइस किया जाए वो कहीं पैदा भी हो रही हो और अगले ही किसी स्टेप में वो खर्च भी हो जाए, ऐसी स्पीशी को हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। वो ना रिएक्टेंट्स में शुमार होता है ना प्रोडक्ट्स में शुमार होता है। जब हम रिएक्शन को सम अप करते हैं तो वो उसमें खारिज हो जाता है। तो H2O2 जो है वो यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पे जो इस्तेमाल हो रहा है। अब ये दोनों स्टेप्स को अगर आप ऐड करें तो ये जो सबसे ऊपर वाला हमारा रिएक्शन है जहाँ से हमने बात की शुरुआत की वो रिएक्शन उसके सामने आ रहा है बेटे। इससे अगला जो है सरफेस एरिया के ऊपर और लाइट के ऊपर ये हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में बात करेंगे। कोई सवाल? एनीबॉडी? क्वेश्चन? सर ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है
फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है, अगर इसमें एक रिएक्टेंट है जिसके विद रिस्पेक्ट टू दैट, जैसे हमने लिया था पहले हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर आ रहा था, और नाइट्रोजन ऑक्साइड या NO2 के हिसाब से हमारे पास सेकंड ऑर्डर आ रहा था, तो ओवरऑल इन दोनों की पावर जमा हो जाती है सर। जी जी, ओवरऑल जब रिएक्शन होता है ना बेटा, तो उसमें ये जो इसके एक्सपोनेंट्स होते हैं ना, ये वाले, ये 1 जी और ये वाला 2, इसको सम अप करके हम इस रिएक्शन को कहते हैं, ये वाला रिएक्शन, दिस इज थर्ड ऑर्डर ओवरऑल। यस सर, ठीक ठीक है। आप गुरशेर एक काम करना, आज मीडिया में जाके ना, वेबसाइट का पता चल गया आपको? जी जी सर, वो सब कुछ है मेरे पास। हाँ वो है, आपने ना मीडिया में जब आप जाओगे तो फर्स्ट ईयर चैप्टर 11, मेरा ख्याल जी है उसमें फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, ठीक है ना, ये जी जरा एक दफा तसल्ली से सुन लेना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ओके इसमें हुआ ना, तो वो नंबर है आपके पास फोन का 0306 पे आप कॉल कर लेना, क्योंकि नेटवर्क सेव हो जाएगा, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी जी हो जाएगी। ये जो ऑर्डर है ना, इसका कोई लेना जी देना नहीं होता इनके साथ, जी ठीक है। तो मैं जब भी ऑर्डर करवाता हूँ ना, तो मैं ऑर्डर में बेटा ये करवाता हूँ, जनरली ये वाला रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे आपकी किताब में जी लिखा सर, हुआ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो सब ने नकल पे नकल मारी हुई है बात तो वीरों ने, तो हम कायदे यूनिवर्सिटी वाले हैं, हमारा ये मसला है कि हम नकल नहीं ना करते, हमें कोई बात अपील ना करे तो हम उसको, मैं क्या करता हूँ, मैं इस ए की पावर को लिखाता हूँ x, मैं एक्स। ये वाला छोटा ए यूज ही नहीं करता, जी और b की पावर को मैं रख देता हूँ y, मैं ये छोटा b वाई। यूज ही नहीं करता, मैं ये कहता हूँ जी ये x और y का उस छोटे ए बी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है सर। ठीक है। आप वो सुन लेना, अगर कोई डिफिकल्टी हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक हो गया ओके बेटा? सर, ओके। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह बाकी बातें अल्लाह फिर सही। अल्लाह अल्लाह आपका